हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अभी पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको ये बताया कि एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स प्रोसेस है और इस इनडायरेक्ट रेडॉक्स प्रोसेस में हम लोगों ने अलग अलग कंटेनर्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने के लिए रखा हुआ है सॉल्यूशन। एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें जिंक सल्फेट में जिंक रॉड को डिप किया है और कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड को डिप किया है। ध्यान दीजिएगा क्या होगा। जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। बेटे अगर कंटेनर में बाहर, ध्यान देना, कंटेनर में बाहर Zn2 पॉजिटिव आयन रॉड के बाहर आ गए, कंटेनर में प्रेजेंट हो गए Zn2 पॉजिटिव। क्यों? रॉड से, जिंक रॉड से Zn2 पॉजिटिव आयन बाहर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से निकलकर कहां पहुंचना शुरू कर देंगे बताइए? कॉपर इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से निकल के कहां पहुंचना शुरू कर देंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड पर। अपने आप बताओ, जिंक रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि कॉपर रॉड की तरफ जा रही हैं। तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो, उस पर कौन सा चार्ज है? दोनों में, दोनों लोग बताइए, जिंक इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज? जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस पर चार्ज कौन सा? जल्दी बताइए। नेगेटिव। वेरी गुड। तो जिंक इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। साक्षी नहीं समझ में आया क्या? सर आगे। ठीक। और इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंच रहे हैं बताइए? कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो अपने आप बताओ, कॉपर इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए बेटा एक बात बताइए, Zn2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में आया, इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड पर, कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचे। कॉपर इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचे, यहां से, इस सॉल्यूशन से कॉपर आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा। नहीं, तो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर रॉड पर, कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा। यहां देखिए, जिंक Zn2 पॉजिटिव बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है या नहीं? बोलिए। दोनों शांत बैठे। गुड। और ये प्रोसेस किसका है? ये रिडक्शन का। ठीक है, बोलिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस? यस और नो? कह सकता हूं या नहीं कह सकता? वेरी गुड। हाँ, चैट बॉक्स में बता दो मुझे क्या दिक्कत है। और रिडक्शन के पर, कैथोड पर हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। यहां तक की बात कर ली। आगे हो क्या रहा है? Zn2 पॉजिटिव आयंस जो जिंक इलेक्ट्रोड से के बाहर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। क्यों और क्या करेंगे? अरे भैया, Zn2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए कोई चीज है ही नहीं,
तो वो इस रॉड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। ये गड़बड़ हो गया। अच्छा, क्या गड़बड़ हो गया? अरे भैया, रॉड के अंदर निगेटिव चार्ज है, रॉड के अंदर इलेक्ट्रोड में कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। बाहर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। जिंक 2 पॉजिटिव क्या काम करेगा? वापस अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगेगा। ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स हो। क्या करें? बड़ी परेशानी, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाए। क्यों? क्योंकि जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने नहीं देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, और ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनेगी, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने देगी। अच्छा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस कॉपर रॉड पर आ रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा? सल्फेट आयंस का। बोलो भैया, इस सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा? इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों? कॉपर सल्फेट से कॉपर 2 पॉजिटिव तो बाहर जा रहा है। कहां पर? कॉपर रॉड पर। तो सॉल्यूशन में क्या बच रहा है? सल्फेट आयन बच रहा है। इसका मतलब इस रॉड पर बाहर क्या डेवलप हो जाएगा? बाहर निगेटिव डेवलप हो जाएगा, और अंदर तो पॉजिटिव है ही। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा था उसको वापस ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन भी रिवर्स हो जाए, ये रिएक्शन भी रिवर्स हो जाए। अब ये तो परेशानी हो गई हमारे पास, न तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल पा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे थे उनसे जो कॉपर डिपॉजिट हुआ था वो कॉपर दोबारा ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि रॉड के बाहर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया। साइंटिस्ट ने कहा ये तो सेल ने काम करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पा रहे, कैथोड तक पहुंच ही नहीं पा रहे, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा। क्या करें? ये तो सारा का सारा सेल बेकार हो गया। साइंटिस्ट ने कहा नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो अपोजिट चार्ज क्रिएट हो रहा है उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा तत्काल। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नहीं बनने दो। क्या करें? देखो बेटे, क्या करें? बाहर जो रॉड पे पॉजिटिव डेवलप हुआ, एनोड वाली रॉड, और इस कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे जो बाहर निगेटिव डेवलप हुआ, इसको गायब करना। तो पहले तो मैं मिटा देता हूं जिससे गायब हो जाए। ठीक है, मैं पहले मिटा देता हूं आपके लिए, उसके बाद बताता हूं हम करेंगे क्या। पहले तो ये गायब, ठीक है ना, ये यहां से ये भी गायब, ये कॉपर वाला भी गायब कर देता हूं। अब हम करेंगे क्या? देखिए जरा ध्यान से, हम क्या काम करेंगे? इन दोनों को एक यूट्यूब से जोड़ देंगे। देयर इज ए यूट्यूब। इन दोनों कंटेनर्स को हमने एक इन्वर्टेड यूट्यूब से जोड़ दिया। ये इस इन्वर्टेड यूट्यूब में दोनों सिरे, दोनों टर्मिनल इसके ओपन है। इन ओपन टर्मिनल्स पर हमने एक पेस्ट भर दिया, जिस पेस्ट को हम कहते हैं अगर अगर। कौन सा पेस्ट भर दिया? अगर अगर अगर। ये बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर अगर नाम का एक पेस्ट होता है। एल्गा, फंगस, इन सबको जर्मिनेट करने के काम में आता है। मैं ये कह सकता हूँ आलू पीस लो जो पेस्ट होता है ना, उसी तरीके का एक पेस्ट होता है अगर अगर।
अच्छा, ये पेस्ट क्यों भरा? पेस्ट इसलिए भरा क्योंकि यूट्यूब दोनों तरफ से ओपन था। अगर यूट्यूब में मैं कोई भी चीज अंदर लिक्विड भरूंगा तो वो बाहर आ जाएगा तुरंत ही, इसलिए मैंने इसको पेस्ट भरा। अच्छा, इस यूट्यूब के अंदर क्या भरा, ध्यान दीजिए। इस यूट्यूब के अंदर मैंने एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, और वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है K2SO4। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलाइट को मैं इनर्ट क्यों कह रहा हूं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए क्योंकि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूट्यूब में भरा जाएगा जो इलेक्ट्रोलाइट ना तो एनोडिक कंपार्टमेंट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करे और ना ही कैथोडिक कंपार्टमेंट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करे। अच्छा, उससे हमारा क्या फायदा होगा बताते हैं। हमारा क्या फायदा, देखो ध्यान से। होगा ऐसा बेटे कि इस जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर पहुंचे और कॉपर आयन कैथोड पे जाके डिपॉजिट होने लगा, वैसे ही सल्फेट आयन इंक्रीज कर गए इस सॉल्यूशन में। तो हुआ क्या, K2SO4 ने अपना सल्फेट आयन इस एनोडिक कंपार्टमेंट को दे दिया। क्या दिया? सल्फेट आयन। अब एक बात बताओ ध्यान से, जिंक 2 पॉजिटिव कहां से आ रहा था? एनोड से। यूट्यूब ने क्या दिया? सल्फेट आयन। दोनों ने मिलके क्या बना लिया? जिंक सल्फेट। अच्छा, इसका मतलब इस जिंक इलेक्ट्रोड पर बाहर Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कभी भी इंक्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने Zn2 पॉजिटिव बाहर आएंगे उतने ही सल्फेट आयन K2SO4 एनोडिक कंपार्टमेंट को डोनेट कर देगा। लेकिन समस्या है, अगर ये डोनेट करेगा तो अंदर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, पोटेशियम आयन ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होगा? जितने सल्फेट आयन ये इसको देगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, उतने ही सल्फेट आयन कहां पहुंच जाएंगे बताइए? इस यूट्यूब में पहुंच। तो जितने सल्फेट आयन ये एनोडिक कंपार्टमेंट को दे रहा है, उतने ही सल्फेट आयन कैथोडिक कंपार्टमेंट से यूट्यूब में पहुंच रहे हैं। मतलब जो K2SO4 है वो खुद रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, वो उतने ही सल्फेट आयन देगा जितने इसको यहां से मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब K2SO4 ना तो एनोडिक कंपार्टमेंट से रिएक्ट कर रहा है ना कैथोडिक कंपार्टमेंट से रिएक्ट कर रहा है, और यहां पर ये K2SO4 किसका काम कर रहा है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और बेटा ये जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब को हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। क्या नाम दिया हम लोगों ने? साल्ट ब्रिज। एक साल्ट ब्रिज लगाया, अब वो लगातार सल्फेट आयन इधर से निकल रहे हैं और सल्फेट आयन इधर से यूट्यूब में साल्ट ब्रिज में जा रहे हैं। किधर से? कैथोडिक कंपार्टमेंट से। और कहा निकल रहे हैं? एनोडिक कंपार्टमेंट में निकल। क्या ये सल्फेट आयन वही है जो कॉपर सल्फेट ने दिया? नहीं, ये सल्फेट आयन तो K2SO4 ने इसको दिया, लेकिन उतने ही दिए जितने यहां से पहुंच गए। मैं एक बात कह सकता हूं कि यहां से जितने दे रहा है उतने यहां से एब्जॉर्ब कर। तो सीधी सीधी बात है, ये सल्फेट आयन आगे गया, आगे वाले सल्फेट आयन को धक्का देके और आगे पहुंचाया, फिर आगे वाले सल्फेट आयन को धक्का देके और आगे पहुंचाया, फिर आगे वाले सल्फेट धक्का देते 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 तो उतने ही सल्फेट आयन। लेकिन ये दोनों काम एक साथ, दोनों काम एक साथ।
सल्फेट आयन एनोडिक कैथोडिक कंपार्टमेंट से साल्ट ब्रिज के अंदर जा रहा है और सल्फेट आयन ही कैथोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर आ रहा है। जो कैथोडिक कंपार्टमेंट से साल्ट ब्रिज में जा रहा है वैसा ही सल्फेट आयन जो है एनोडिक कंपार्टमेंट को मिल रहा है। इसका मतलब बाहर कहीं पर भी किसी भी तरीके का जो है चार्ज जनरेट नहीं होगा, मतलब सेल विल बी रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेल पूरे जो प्रोसेस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, उस पर कोई चार्ज जनरेट होने की पॉसिबिलिटी नहीं। अच्छा, इससे हमारा क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये तो चार्ज तो खत्म हो गया, अंदर बाहर चार्ज खत्म। क्यों? सारे इलेक्ट्रॉन किसको मिलने लगे? कैथोड को। सल्फेट आयन किसको मिलने लगे? एनोड को। चार्ज तो सारा खत्म हो गया। क्या करंट पास हुआ? यस, करंट पास हो गया। कैसे पास हुआ? सर्किट से। कौन सा सर्किट बना? आउटर सर्किट तब बना जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो किए, और इनर सर्किट तब बना जब आयन कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो किए। तो साल्ट ब्रिज ने क्या किया? ध्यान दो, मैं लिख रहा हूं। uses of salt bridge. In salt bridge, we added an inert electrolyte which neither reacts with solution of anodic compartment nor with solution of cathodic compartment. तो ये तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की बात है। नहीं बेटा जतिन, गलत बात। K2SO4 कैटलिस्ट का काम नहीं करता, ये बात गलत। K2SO4 इज नॉट ए कैटलिस्ट। K2SO4 कैटलिस्ट तो रिएक्शन रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कराता है। K2SO4 तो रिएक्शन कंप्लीट करा रहा है यहाँ, कैटलिस्ट नहीं। ठीक है, कैटलिस्ट मत कहिए। चलिए, और क्या करा है साल्ट ब्रिज ने? साल्ट ब्रिज helps to maintain electrical neutrality in the cell. सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। क्यों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है? क्योंकि अगर दोनों में से किसी भी इलेक्ट्रोड पर चार्ज क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। और आप लोगों ने फिजिक्स में इतना तो पढ़ा ही होगा कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का, और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा फ्लो का, वो दोनों रिवर्स होंगे। अगर ए से बी तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो बी से ए तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। तो करंट का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है,
क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो सीधी सीधी बात है कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब सर्किट तो कहां से दिखाई देगा बताता, ध्यान दीजिएगा। आउटर सर्किट is completed by flow of electron from anode to cathode, and inner circuit is completed by flow of ion, ion मतलब anion, सल्फेट ion, from cathode to anode, cathode to anode. Thus electric current is generated. बच्चों हमने क्या काम किया, समझ में आया आपको? जो रिएक्शन हम लोग करा रहे थे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, वो रिएक्शन तो हो ही रही थी। क्यों? जरा पीछे देखो, क्या डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ये रिएक्शन नहीं हो रही थी? रिएक्शन तो हो रही थी, मतलब केमिकल एनर्जी तो हमारे पास थी, रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस। हमने क्या काम कराया? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराकर जो रिएक्शन हो रही थी, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, जो केमिकल एनर्जी हमारे पास थी, उस केमिकल एनर्जी से हमने क्या बना ली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली। तो हियर the chemical energy is converted into electrical energy by the help of electrochemical cell. मेरी बात समझ में आई? हमने क्या काम कर लिया? एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? 10 इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, और हमने इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर। अच्छा, क्या साल्ट ब्रिज में जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट को लेते समय किसी बात का ख्याल रखना जरूरी है? हाँ जरूरी है। किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि पहले तो वो इनर्ट हो, दोनों में से किसी कंपार्टमेंट से रिएक्ट के सॉल्यूशन से रिएक्ट न कर जाए। अगर रिएक्ट कर गया तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और सारा का सारा सर्किट इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्योंकि अगर प्रेसिपिटेशन हो गया तो आयन का फ्लो रुक जाएगा, जो कैथोड से एनोड की तरफ सल्फेट आयन आ रहे थे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो गया भाई साहब। जैसे मैं कहूं क्या यहां पर मैं BaCl2 नाम का इलेक्ट्रोलाइट ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? BaSO4 का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तत्काल, नहीं ले सकता। तो फिर इलेक्ट्रोलाइट लेते समय सावधानी बरतनी है कि दोनों कंपार्टमेंट से किसी भी कंपार्टमेंट के साथ रिएक्शन न करे। और क्या सावधानी लेनी? और ये सावधानी लेनी है कि कैटायन और एनायन का जो मोशन है, जो मूवमेंट है, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर लगभग सेम होना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि द इलेक्ट्रोलाइट used in salt bridge must be of such type
which has about same transport number for cation and anion। जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। किस तरीके का? जिसका कैटायन और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। चलिए बात करते हैं। थोड़ी देर में बात कर लेता हूं यहां पर ट्रांसपोर्ट नंबर। Let us consider the mobility of cation is U positive and mobility of anion is U negative. Then transport number of cation T positive is equal to U positive upon U positive plus U negative, और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ anion T negative must be equal to U negative upon U positive plus U negative। इसको ध्यान दीजिए। तो यहां पर बेटे जो हम ट्रांसपोर्ट नंबर की बात कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट नंबर की यही बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर्स में जो U पॉजिटिव और U निगेटिव है वो मोबिलिटी है कैटायन और एनायन की। तो लगभग कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, तभी जाके हम कहीं पर जो है ये कह सकते हैं कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल चार्ज अननेसेसरी जनरेट नहीं होगा। और अगर नहीं जनरेट होगा तो लगातार ये सेल काम करता रहेगा, और जब तक ये सेल काम करता रहेगा इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलता रहेगा। तो आज मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेनियल सेल के बारे में समझाया, साल्ट ब्रिज के बारे में समझाया और इसकी पूरी फंक्शनिंग बताई। बेटे घर पे इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊं। ठीक है, लास्ट स्लाइड दिखा दो। कौन सी बेटा लास्ट लाइन? लास्ट स्लाइड दिखाता हूं, ये देखो, यही है ना हाँ ट्रांसपोर्ट सर, ठीक। नंबर।